स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे मौर्य वंश। मौर्य वंश में पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था बिंदुसार के संबंध में, और आगे आज पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। प्रियदर्शी अशोक या सम्राट अशोक। हमारा विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास और जिस वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है मौर्य वंश। और मौर्य वंश में आज हम पढ़ेंगे अशोक। अशोक का जो साम्राज्य का काल है वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का है। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। ओके, तो बिंदुसार के बाद या बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत इतने बड़े साम्राज्य का अधिकारी सम्राट अशोक हुआ, और सत्ता के लिए उसे 4 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। राज्य सिंहासन के लिए उसे 4 वर्षों तक का संघर्ष करना पड़ा, और 4 वर्षों के संघर्ष के उपरांत वो राजा बना। अशोक के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी 1800 ईस्वी तक के काल तक, लेकिन अंग्रेज़ों ने उत्खनन में जब उसके शिलालेख प्राप्त किए और उसके शिलालेखों में जिस लिपि का प्रयोग किया गया था उसे पढ़ा, तब जाकर के सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और इसे इतिहास में स्थान दिया गया। तो इतने महान राजा के बारे में पूर्व के समय में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि इसका कोई लिखित इतिहास नहीं था। तो अशोक के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ हैं, ये इनके ऐतिहासिक स्रोत हैं जिससे इनकी जानकारी प्राप्त होती है अशोक के बारे में। और बौद्ध ग्रंथ में नाम आता है दिव्यावदान का। दिव्यावदान से जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। और साथ ही साथ सिंघली अनुश्रुति। सिंघली अनुश्रुति इससे जानकारी प्राप्त होती है, या सिंघली ग्रंथ है। अब ये समझ लीजिए कि सिंघली ग्रंथ क्या है। सिंघली क्या है? एक्चुअल में जो श्रीलंका की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, मूल भाषा है, वो सिंघली है। ठीक, श्रीलंका की के निवासियों की जो भाषा है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी जो भाषा है वो सिंघली है। तो सिंघली में यानी श्रीलंका की जो भाषा है, सिंघली में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें उनसे जानकारी प्राप्त होती है अशोक के बारे में। क्योंकि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक, तो श्रीलंका में जो बहुतायत का समूह है और उनकी भाषा सिंघली है, तो उस भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों से जो है सम्राट अशोक की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। और सिंघली अनुश्रुति से ही एक बात ज्ञात होती है कि सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। ये
बात जो है हमें सिंहली ग्रंथों से ही या सिंहली अनुश्रुत से ज्ञात होती है। खैर जो भी रहा हो, करीब 4 वर्ष की सत्ता के संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक करीब 269 BC 269 ईसा पूर्व में हुआ। इसका राज्याभिषेक सवाल पूछा जाता है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। यह राज्याभिषेक का वर्ष है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और वैसे तो अशोक जो है 273 ईसा पूर्व में ही मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका था। अभिलेखों में अशोक को देवानामपीय, अभिलेखों में अशोक को देवानामपीय नाम से संबोधित किया गया है और एक नाम और इसका मिलता है देवानापीयदर्शी। देवानापीयदर्शी एक नाम ये भी मिलता है, या देवानाम प्रियदर्शी। ठीक, हिंदी में रूपांतरण करें तो देवानाम प्रियदर्शी ये नाम भी इसका मिलता है। साथ ही साथ राजा के नाम से भी इसे संबोधित किया गया है। ये बात जो है अभिलेखों से ज्ञात होती है। देवानाम प्रियदर्शी और राजा, इन नामों से इसे संदर्भित किया गया है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अशोक नाम जो है सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में मिलता है। अशोक नाम जो है सर्वप्रथम मास्की अभिलेख, ये सवाल पूछा जाता है, मास्की अभिलेख में मिलता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक नाम सबसे पहले मास्की अभिलेख में मिलता है। गुर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है। अशोक नाम जो है गुर्जरा अभिलेख में भी मिलता है। ठीक, अशोक नाम गुर्जरा अभिलेख में भी मिलता है और पहले जो है ये नाम मास्की अभिलेख में मिला। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन, पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। और बौद्ध ग्रंथों के विवरण के अनुसार अशोक को तक्षशिला एवं अवंती प्रांतों का शासक नियुक्त किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि अशोक को तक्षशिला और अवंती, ये जो तक्षशिला और जो अवंती प्रांत, तक्षशिला और अवंती प्रांत यानी जो स्टेट थे, इनका राजा बनाया गया था इसे। ठीक, तक्षशिला और अवंती प्रांतों का शासक था। ये बात कहाँ से जानकारी में आती है? बौद्ध ग्रंथों से। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर ये जानकारी प्राप्त होती है। और अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में शायद अशोक ने कश्मीर एवं खोतान के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। यानी राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में कश्मीर और खोतान
इनको विजित कर कश्मीर और खोतान को विजित करके अपने साम्राज्य में मिला दिया था। पूछे जाते हैं सवाल, बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो एक पॉइंट आपका तैयार हुआ कि राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर और खोतान को विजित करके अशोक ने अपने राज्य में मिला लिया। और कल्हड़ की राज तरंगिनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। यानी श्रीनगर जो है, जो कश्मीर की राजधानी है वर्तमान में श्रीनगर, इसकी स्थापना का श्रेय जो है अशोक को ही जाता है। ठीक, सम्राट अशोक को ही जाता है। और किस नदी के किनारे? वितस्ता नदी के किनारे सम्राट अशोक ने श्रीनगर को बसाया। वितस्ता नदी के किनारे, वितस्ता नदी के किनारे। और ये बात कहाँ से हमारे सामने आती है, कहाँ से ये जानकारी हमको प्राप्त होती है? कल्हड़ की राज तरंगिनी, कल्हड़ का जो लिखित ग्रंथ है कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है, उसका नाम है कल्हड़ यानी राज तरंगिनी। और ये ग्रंथ का नाम है राज तरंगिनी। ये कल्हड़ का ग्रंथ है राज तरंगिनी। तो इससे जानकारी हमारे समक्ष आती है कि श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने वितस्ता नदी के किनारे की। अशोक ने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। लगभग 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया। और ये जो है एक ऐसा आक्रमण था जिसने अशोक के जीवन को बदल कर रख दिया। इससे पहले जो है शैव उपासक था। सम्राट अशोक पहले शिव का उपासक था, लेकिन कलिंग का जब युद्ध हुआ इसमें लाखों लोग मारे गए। इतिहासकारों ने लिखा है कि सड़ी हुई लाशों के ढेर जो है पूरे युद्ध के मैदान में पड़े हुए थे। कोई लाशों को उठाने नहीं वाला नहीं था, इतनी बदबू आ रही थी, सड़ रही थी लाशें। इस विभत्स दृश्य को देख करके सम्राट अशोक ने रक्त और लौह की नीति का पूर्णतया परित्याग कर दिया। कभी भी अस्त्र उठाने का जो है उसने साहस नहीं किया, कभी भी अस्त्र शस्त्र न उठाने की कसम खा ली उसने, और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। उसने पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा दिया, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसारित करने में लगा दिया। यहीं से जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया सम्राट अशोक। तो ये एक सम्राट अशोक के जीवन में जो है परिवर्तन का काल था कलिंग के का युद्ध। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। और यूँ कह सकते हैं कि अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर कलिंग पर सम्राट अशोक ने आक्रमण क्यों किया? तो प्लिनी जो इतिहासकार है, प्लिनी, ठीक, प्लिनी इतिहासकार जो हैं उनका मानना ये है कि अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है, समुद्र तट से लगा हुआ है, तो प्लिनी का मानना है कि व्यापार की दृष्टि से उसने पाया कि कलिंग महत्वपूर्ण नगर है, इसलिए इस पर जो है आक्रमण किया, इसको विजित किया। ये प्लिनी का विचार है कि साम्राज्य विस्तार की दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यापार के विस्तार के दृष्टिकोण से सम्राट अशोक ने कलिंग को विजित करके अपने राज्य में मिलाया। साथ ही साथ हाथी गुंफा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा शासन करता था और उस समय कलिंग की राजधानी तोशरी थी। जब सम्राट अशोक ने कलिंग को विजित किया, सम्राट अशोक ने कलिंग को जब
विजित किया तो कलिंग की राजधानी तोशिले थी। ठीक। और नंदराज नाम का कोई राजा वहां पर राज्य करता था। ये बात जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया है कि जब सम्राट अशोक ने वहां पर आक्रमण किया तो वहां का राजा नंदराज था। ठीक। नंदराज जो है वहां का राजा था, वो शासन कर रहा था वहां पर। तारानाथ के अनुसार क्या है, तारानाथ का कहना है कि कलिंग को सम्राट अशोक ने क्यों जीता। तारानाथ इतिहासकार हैं जो, इनका मानना यह है कि सम्राट अशोक ने कलिंग को इसलिए विजित किया क्योंकि नागा जाति के लोग जो है वहां पर निवास करते थे और ये समुद्री लुटेरे थे। समुद्री लुटेरे थे कौन? नागा जाति के लोग। एक ये नागा जाति है जो वर्तमान में भी है नागालैंड में। तो नागा जाति के लोग जो वहां पर निवास करते थे और समुद्री लुटेरे थे, इन्होंने अशोक की मणिमुक्ताओं को चुरा लिया था। नागा जाति के समुद्री लुटेरों ने अशोक की मणिमुक्ताओं को चुरा लिया था और इन मणिमुक्ताओं को वापस पाने के लिए जो है सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे विजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कौटिल्य यानी चाणक्य। कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, सभी को मालूम है, पूछा जाता है, सवाल सैकड़ों बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, इसमें ये इस बात का जिक्र है कि उस समय जो है कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और हाथियों को प्राप्त करने के लिए जो है सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। हाथियों को प्राप्त करने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो ये बहुत सारी बातें हो गई। अशोक की प्राप्त सभी अभिलेखों से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का मतलब है अफगानिस्तान, यानी उत्तर पश्चिमी सीमा, ठीक, से आरंभ हो करके दक्षिण में कर्नाटक, और काठियावाड़ गुजरात, ये पश्चिम, ठीक, पश्चिम में गुजरात, काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये पूर्व। तो ये चारों क्षेत्र हो गए आपके। इस तरह से ये जो है सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था ये फैला हुआ था। इस तरह से आप अगर देखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो यहाँ पश्चिम में काठियावाड़ और दक्षिण में आपका कर्नाटक और उत्तर पूर्व में यानी यहाँ ये अफगानिस्तान, और यहाँ से इस तरह से इसका जो है साम्राज्य फैला हुआ था भारत में। तो बहुत बड़े भूभाग पर इनका साम्राज्य फैला हुआ था और नेपाल की तराई में
ललित पत्तन नामक एक नगर बसाया था साम्राज्य अशोक ने। ठीक, असम में अशोक के साक्ष्यों के न मिलने से प्रकट होता है कि यहाँ पर सम्राट अशोक का साम्राज्य नहीं था। एक क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा राज्य था जहाँ पर सम्राट अशोक का साम्राज्य नहीं था। वो था असम। क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता है, न कोई अभिलेख मिलता है और न कोई लिखित साक्ष्य ऐसा है, तो ये माना जाता है कि असम में जो है सम्राट अशोक का साम्राज्य नहीं था, ये अशोक के साम्राज्य से बाहर था। और तिब्बती अनुश्रुति के आधार पर अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नामक नगर बसाया। उसकी पुत्री चारुमती ने देवपत्तन नामक नगर बसाया। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख रुमिनदेई और लिग्निया स्तंभलेख प्राप्त होते हैं। रुमिनदेई अभिलेख से मौर्य काल की जो कर की नीति है, रुमिनदेई अभिलेख से सम्राट अशोक के कर की नीति प्रकट होती है, टैक्स की जो नीति थी वो प्रकट होती है। और कलिंग युद्ध के पश्चात जो है धर्म घोष को अपनाया। दीम वंश और महावंश के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। यानी राज्याभिषेक के 4थे वर्ष, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्याभिषेक के 4थे वर्ष, राज्याभिषेक के 4थे वर्ष, 4थे वर्ष क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। किससे प्रभावित होकर के? निग्रोध के प्रवचनों से प्रभावित होकर के। और यही संभवतः इनको जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले भिक्षु भी थे। इसके पहले अशोक ब्राह्मण धर्म पर विश्वास करता था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक भगवान शिव की पूजा करता था। ये राजतरंगिणी में बताया गया, कल्हड़ की राजतरंगिणी में, कि सम्राट अशोक जो है शैव था, शिव का उपासक था। मैंने पहले ही बताया कि बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले ये शिव के उपासक थे। हुएन सांग के अनुसार अशोक को उपगुप्त नाम के अरहंत ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। हाँ, मैंने अभी बताया कि उपगुप्त नामक अरहंत ने अशोक को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया परीक्षाओं में कई बार, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ठीक, तो दीक्षित किया, सॉरी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी बौद्ध धर्म में लाने वाले या बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले जो अरहंत थे यानी भिक्षु थे, वो उपगुप्त थे। इन्होंने, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा की और ये बौद्ध गया पहुंचे। इनका विवरण जो है भब्रू लघु शिलालेख से मिलता है। इन्होंने बौद्ध गया की यात्रा की, बोध गया की यात्रा की शासन के 10वें वर्ष या राज्याभिषेक के 10वें वर्ष या शासन के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। ठीक, वहां की यात्रा की। और ये बात हमें कहाँ से ज्ञात होती है? ये बात जो है हमें भब्रू लघु शिलालेख से ज्ञात होती है। ये अशोक की प्रथम यात्रा थी।
इस क्रम के अंतर्गत अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी पहुंचा। 20वें वर्ष कहाँ पहुंचे? लुम्बिनी, 20वें वर्ष। ठीक, अपने शासन के 20वें वर्ष बाद ही जो है अशोक क्या कहते हैं गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी पहुंचे। और चूंकि ये स्थान बुद्ध का जन्म स्थान था, इसलिए अशोक ने स्थान को सभी धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था। भूमिकर के रूप में उपज का केवल 8वां भाग लिया जाता था। सारे टैक्सेस से जो है मुक्त कर दिया था इसको। लुम्बिनी को केवल भूमि कर लिया जाता था यहाँ पर, और वो भी 1/10 भाग। 1/10 जो है उपज का भूमि कर लिया जाता था, और सभी प्रकार के धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था इसको, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण। 1/8वां है, सॉरी 1/8वां, 1/8 लिया जाता था। तो 1/8 ये टैक्स लिया जाता था भूमिकर के रूप में। दिव्यावदान के अनुसार यात्रा में अशोक के साथ अरहत उपगुप्त भी था। यात्रा के अंतिम चरण में अशोक कुशीनगर पहुंचे, जहां पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक की यात्रा का क्रम इस प्रकार था: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, यानी ये यात्रा का क्रम था लुम्बिनी, कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, और तत्पश्चात श्रावस्ती, बौद्ध गया और कुशीनगर। श्रावस्ती, बोध गया और एट लास्ट कुशीनगर। तो यहाँ की यात्राएं की सम्राट अशोक ने, और ऐसा माना है जो डॉक्टर स्मिथ ने ये रिजल्ट निकाला है कि लुम्बिनी से यात्रा प्रारंभ करके सम्राट अशोक ने कुशीनगर में समाप्त की। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष कनक मुनि बौद्ध स्तूप की लंबाई को उसने जो है, कनक मुनि जो बौद्ध स्तूप था, कनक मुनि बौद्ध स्तूप है, इसकी लंबाई को दोगुना करवाया शासन के 14वें वर्ष में सम्राट अशोक। तो ये संक्षिप्त जानकारी हुई अशोक के संदर्भ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उनका बौद्ध धर्म क्या था। तो नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थित क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।